हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका टारगेट सरकारी नौकरी पर। मेरा नाम है शाहनवाज खान। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था और सिलेबस के बारे में देखा था। ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट क्लास। तो इसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी सुपर टेट 2021 की जो वैकेंसीज़ हैं जूनियर में, उसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ की, और हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या भूगोल। तो फर्स्ट क्लास आज हमसे स्टार्ट कर रहे हैं। और स्क्रीन पर जो आप लोगों को दिख रहा है ये सिलेबस है जो प्रेस्क्राइब किया गया है जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में। और इसमें जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो इंग्लिश में हम लिखते हैं सोलर सिस्टम और हिंदी में हम उसको बोलते हैं सौरमंडल। तो सोलर सिस्टम या सौरमंडल क्या होता है इसको देखेंगे। इससे पहले देखिए, हम एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पर। तो ये हमारी पृथ्वी है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, ठीक। और इसके बाद ये हमारा ब्रह्मांड है पूरा। इसमें ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो पाए जाते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और हमारा जो स्पेसिफिक कंसर्न रहेगा वो रहेगा सौरमंडल की तरफ, यानी जो हमारा सौरमंडल है जिसमें हमारी पृथ्वी है। तो सौरमंडल जो है उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, या खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंडों में तारे आपने देखे होंगे रात के समय चमकते हुए। आप लोगों ने ग्रह तो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास अपनी ऊर्जा और लाइट नहीं होती है, इसलिए उनको हम नहीं देख सकते, लेकिन स्टार को हम आसानी से देख सकते हैं। चांद को आपने देखा होगा, कई बार टूटते हुए तारे को आपने देखा होगा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हमें रात के समय चमकते हुए दिखाई देते हैं ये सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो जो मुख्य मुख्य खगोलीय पिंड होते हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में, और देखेंगे कि कैसे हम उनको पहचानते हैं, क्या क्या उनके अंदर फीचर्स होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम एक लाइन जो है ज्योग्राफी या भूगोल के बारे में देख लें, इस शब्द के बारे में और इसकी परिभाषा को थोड़ा समझ लें। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट होता है, अगर हमें उसकी परिभाषा अच्छे से कंठस्थ है या उस शब्द का मीनिंग अच्छे से याद है, तो फिर जो कुछ भी हम उसे पढ़ेंगे उससे पिछली वाली इन्फॉर्मेशन से रिलेट करना बहुत आसान होता है। और आप भी इस टेक्निक को यूज़ किया करें जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से समझ लें कि वो क्या कहने वाला है, फिर आगे जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो काफ़ी आसान होगा आपके पढ़ने के लिए। तो जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, ब्लू में लिखा हुआ है ज्योग्राफी, और या इसको हिंदी में हम भूगोल बोलते हैं। इंग्लिश में वर्ड आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है इंग्लिश का, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, जिसको हम हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, या हिंदी में हम इसको विवरण बोलते हैं। तो अगर इसको हम एक करके मिलाएं तो हमारे पास बन के आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का वर्णन। तो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का वर्णन पढ़ेंगे। तो एक लाइन में हमें ये चीज़ समझ में आ गई। ये शब्द का अर्थ है, ज्योग्राफी या भूगोल जो शब्द है उसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का वर्णन। तो इसमें पृथ्वी के वर्णन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसकी अगर एक थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो हमें ये परिभाषा जो नीचे लिखी हुई है ये आपको याद रखनी चाहिए। और इस एक लाइन की परिभाषा से, या जो थोड़ी सी दो लाइनें लिखी हुई हैं, इस परिभाषा को आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर हम इसके क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे रीड करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। तो ये तो हम समझ गए कि ये पृथ्वी का वर्णन है। अब इसमें अंदर क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद देयर इन्वायरमेंट, यानी यह मानव एवं उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। तो पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था, नीचे हम कह रहे हैं कि मानव का पृथ्वी के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन हम भूगोल में या ज्योग्राफी में करते हैं। तो पृथ्वी पर है क्या? पृथ्वी पर अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करें, बड़े तौर पर अगर आप डिवीज़न करें, तो दो ही चीज़ें हैं, एक मानव है और एक उसका एनवायरनमेंट है। यानी अगर आप ह्यूमन बींग्स को एक कैटेगरी बना लें और बाकी जितनी भी चीज़ें वहाँ अर्थ पे अवेलेबल हैं उन सबको एक दूसरी कैटेगरी में डाल दें तो वो उसका एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक। तो मानव और उसका एनवायरनमेंट। तो अब होता क्या है, पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है। मानव का उसमें सबसे बड़ा रोल है, या ह्यूमन बींग्स का जो रोल है वो सबसे प्रोमिनेंट रोल है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो आपको सबका देखने को मिलेगा कि जो भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन बींग्स का है। बिकॉज दे हैव द ब्रेन, दे हैव द कैपेसिटी टू रीजन, उनके पास रीजन करने की क्षमता होती है, इसलिए उनको सबसे सुपीरियर माना जाता है। तो मानव कोई कार्य करता है, उसके बाद उसके पर्यावरण में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्ट किया तो पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, बिल्डिंग्स बनाई, एरोप्लेन्स बनाए, या और बहुत सारे डेवलपमेंट की चीज़ें आप देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, रेलवे ट्रैक्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, डैम्स वगैरह हैं। ये सारा क्या है? ये एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस हैं। तो हम इसी की स्टडी करना है, ह्यूमन बींग्स की। और ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो इसकी स्टडी जो है वो
क्या कहलाती है, वो ज्योग्राफी कहलाती है। ठीक है, ये ज्योग्राफी हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डोमेन है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरकनेक्ट होंगी। इसमें साइंस भी कनेक्ट हो जाएगा, इसमें जितने भी डिसिप्लिन है वो लगभग सारे डिसिप्लिन यहाँ आपको कनेक्ट होते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी को हम ये भी कहते हैं कि ये एक तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट है, सारे डिसिप्लिन का एक कनेक्टिंग पॉइंट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये अभी में समझ में आ गया कि ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस शब्द के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि ये ज्योग्राफी जो वर्ड है, ये शब्द जो है, ये एक ग्रीक स्कॉलर थे इरास्टोथनीज। तो इरास्टोथनीज ने इस वर्ड का यूज़ किया था और इनका जो टाइम पीरियड है वो 276 से लेके 194 BC है। तो BC में आप लोग जानते हैं डेट्स कैसे चलती हैं, मतलब ये हम ऐसे लेके चलते हैं, ये 0 पॉइंट जो है ये हम इसको 0 मानते हैं यहाँ। इससे पीछे की जो डेट्स होती हैं वो BC कहलाती हैं और इससे आगे की जो होती हैं वो AD कहलाती हैं। इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो जो 0 पॉइंट से नीचे है ये जो है आपका बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है। यहाँ पे जो था बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, यानी ईसा मसीह का जन्म जो है वो इस समय हुआ था, उसको हम शून्य मानते हैं। इससे पीछे BC चलते हैं तो यहाँ पर 194 होगा और थोड़ा और पीछे आएंगे तो यहाँ पर 276 हो जाएगा। यानी 276 में उनका जन्म हुआ था और फिर जब उनकी मृत्यु हुई थी वो यहाँ पर 194 में हुई थी। तो इस तरीके से हम इसको डेट को लिखते हैं 276 से लेके 194। पहले जो नंबर है वो बड़ा लगेगा आपको और उसके बाद वाला नंबर छोटा होगा, क्योंकि हम ये बैक से 0 की तरफ आ रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके से BC का सिस्टम रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं तो किस तरीके से डिवीज़न होगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है या भौतिक भूगोल, मैंने आपको बताया था एक ब्रांच रहती है। तो जब हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था पिछली इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये 2 कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें जो टॉपिक्स रहते हैं वो इस तरीके से हैं कि सबसे पहले लोकेशन हम देखेंगे, किस तरीके से ग्लोब पे हम प्लॉट करते हैं। फिर जो फिजिकल फीचर्स होंगे इंडिया के वो हम पढ़ेंगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। क्लाइमेट एक अच्छा टॉपिक होता है जिसमें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रेनेज भी एक अच्छा टॉपिक है। फिर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का टॉपिक होता है, ये हमें पढ़ना है। एक पॉपुलेशन है, ये एक टॉपिक रहता है, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ये थोड़े स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। पढ़ेंगे हम सारा पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, बट ये थोड़े से स्कोरिंग पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इनमें मार्क्स थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्रेनेज के क्वेश्चंस काफ़ी सारे रहते हैं, क्लाइमेट से भी पूछे जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन है, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और फिजिकल फीचर्स तो आप लोग जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं आपके माउंटेन्स वगैरह के बारे में, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो पहला जो पॉइंट है आप लोगों को, सोलर सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं, सौरमंडल। उसमें हम पहला जो वर्ड है खगोलीय पिंड, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टर्म बार बार यूज़ आएगा, इसलिए पहले ये देख लेते हैं इनके छोटे छोटे टर्म्स के मीनिंग। तो आप आकाश में देखते हैं सूर्य है, चंद्रमा को देखते हैं, उसके अलावा जो सारे ऑब्जेक्ट आप देखते हैं रात के समय चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं, या इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है पृथ्वी पर कोई चीज़ रखी हुई है, कार जा रही है तो आप बोलेंगे ये सेलेस्टियल बॉडी है, नहीं। सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड आप किसको बोलेंगे, जो आपको आकाश में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, इसके अलावा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय हम आकाश में देखते हैं वो हमें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने रात के समय क्यों लिखा, दिन के समय क्यों नहीं? क्योंकि दिन के समय सूर्य की इतनी अधिक रोशनी होती है कि बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये माना जाता है कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमें जो है वो नाइट के टाइम पे ही दिखाई देते हैं, इसलिए हमने रात के समय पे यहाँ लिखा है। दिन के समय भी वो मौजूद रहते हैं, ऐसा नहीं है वो सारे पिंड दिन के समय गायब हो जाते हैं, सब रहते हैं, लेकिन रात के समय चूँकि विजिबल होते हैं इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रात के समय जो भी पिंड हमें दिखाई देते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे स्टार है, तारे हम देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, उपग्रह, सैटेलाइट जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं इनको देखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो सब। तो फर्स्ट जो सेलेस्टियल बॉडी है स्टार्स या तारे जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इनको अब पढ़ते हैं। और इसके बारे में क्या है कि जो स्टार्स होते हैं हम लोगों को नाइट के टाइम पे दिखाई देते हैं चमकते हुए, उनको हम वैसे तारे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। हम बोलते हैं छोटे छोटे तारे हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो छोटे तारे नहीं है, उनका साइज़ हमारी अर्थ से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उनकी डिस्टेंस हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो सारे स्टार्स जो है वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो इनकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही हो गई, ये काफ़ी बड़े होते हैं। दूसरी ये कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक,
तीसरा, ये गैसों के बने होते हैं, ठोस नहीं होते हैं बल्कि गैसों से बने हुए होते हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास अपना खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। यानी जो स्टार्स होते हैं वो हीट और लाइट, ऊष्मा और प्रकाश, इसको एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इसके अंदर ये बनती है। क्यों होता है ऐसा, इसको हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई स्टार है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो हमारा जो सन है, सूरज, वो भी एक तारा है या वो भी एक स्टार है। तो मान लीजिए ये सूरज है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगा, इसके अंदर, इसके बाहर जो है, इससे बाहर को बहुत सारी हीट निकलती है और बहुत सारी लाइट निकलती है, ठीक है। हीट को हमने क्यू से दिखाया है और लाइट को हमने यहाँ म्यू से दिखाया है। तो हीट और लाइट जो है इसके बाहर की तरफ निकलती रहती है। तो इसके अंदर जो होता है वो संलयन की प्रक्रिया होती है। संलयन, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विघटन, ठीक है। ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विघटन की नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विघटन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो बेसिकली जो सन होता है वो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस इसका बना हुआ होता है। सूरज, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है इनके नाभिक टूटते हैं। नाभिक के टूटने से क्या होता है, विघटन उसको हम बोलते हैं। उससे ऊष्मा और ऊर्जा उत्सर्जित होती है और जब संलयन की प्रक्रिया होती है तो भी ऊर्जा और ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है और वो बाहर की तरफ निकलती है। तो इनके पास किसी, ये ऊष्मा के एक तरीके से स्रोत कह सकते हैं। अब स्टार जो होते हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं, ठीक। तो अब आपने देखा होगा एक शब्द नक्षत्र मंडल कई बार सुनने में आपको आता है, जिसको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। तो कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं, वो स्टार जो होते हैं बहुत सारे होते हैं नंबर में और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वो, उनका कोई पैटर्न नहीं होता है आकाश में। लेकिन अगर आप देखें तो तारों के कुछ विशेष पैटर्न भी आपको आकाश में दिखाई देंगे। ध्यान से देखने पर हमें वो पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्स के पैटर्न होते हैं उनको नक्षत्र मंडल बोला जाता है या कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। और ये बहुत सारे होते हैं नंबर में। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक का नाम लिखा है, एक बिग बियर कॉन्स्टलेशन होता है, इसी को हम हिंदी में उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं। और उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक हिस्सा होता है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि या 7 सेक्स भी हम इसको बोलते हैं, 7 संत। तो सप्तऋषि तारामंडल जो होता है इसमें 7 तारे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सप्तऋषि बोला जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में है कि 7 ऋषि हैं और ये स्टार्स जो दिखाई दे रहे हैं हमें साथ, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे इस डायग्राम से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं 7 तारों की बात कर रहा हूँ या सप्तऋषि की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये 7 स्टार आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे स्टार जो है मिलकर एक कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। इनको हम सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। इसमें ये जो 2 तारे आप देख रहे हैं इनको हम पॉइंटर स्टार्स बोलते हैं, ठीक है। ये 2 तारे जो हैं ये पॉइंटर स्टार कहलाते हैं। और ये जो यहाँ दूर से एक स्टार हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम नॉर्थ स्टार या पोल स्टार भी बोलते हैं। इसको हम पोल स्टार, या इसको हिंदी में ऐसे बोला जाता है ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा कहलाता है। तो ध्रुव तारा जो है इसका खासा महत्व रहा है पहले के समय में। क्या महत्व रहा है, एक तो ये महत्व रहा है कि ये रात के समय दिशा बताने का कार्य करता था। बाकी जो लोग दिन में किसी भी कारणों से दिशा को देख लेते थे, लेकिन रात के समय अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो डायरेक्शन का पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये जो स्टार था ये काफ़ी हेल्प करता था डायरेक्शन में। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये गर्ल का फोटो दिखाया है जो खड़ी हुई है। इसके ये इधर ईस्ट है और दूसरी पीछे क्या है, वेस्ट है। इसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। यानी ये जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो पॉइंटर स्टार्स हैं, अगर हम इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से, तो ये हमें एक जिस तारे की ओर इशारा करेगी वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ये जो है डायरेक्शन नॉर्थ है या ये उत्तर दिशा है, ठीक है। तो इधर ईस्ट हो गया, इस डायरेक्शन में ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया और इसका जो फेस है ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो बस इस दोनों तारों को मिलाते हुए आपको पॉइंट करना है तीसरे की तरफ, और ये जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी या उत्तर दिशा होगी। तो रात के समय इस तरीके से जो था वो उत्तर दिशा का पता लगा लिया जाता था। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, 2 स्टार हैं यहाँ पर। इन स्टार्स की तरफ आप देखेंगे तो ये जिस डायरेक्शन में आगे मिल रहे हैं ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी। इस तरीके से पता लगाते थे, ठीक है। ये तो मान लीजिए फिक्स है, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही है। तो रात के समय वो खड़े होते थे
अपना एक हैंड इधर ईस्ट डायरेक्शन में, दूसरा हैंड जो है वेस्ट डायरेक्शन में, और इधर देखते थे वो समझ जाते थे कि इस डायरेक्शन में ये स्टार चमक रहा है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और हमारे पीछे जो होगी वो साउथ डायरेक्शन होगी। ठीक, ऐसे पता लगा लिया जाता था डायरेक्शन का। अगला जो आपका सेलेस्टियल बॉडी है वो है प्लानेट या ग्रह। तो हिंदी में ग्रह बोलते हैं, इंग्लिश में प्लानेट बोलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो प्लानेट होते हैं वो ठोस होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं, और दूसरा ये कि इनके पास स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए तारों पर निर्भर करते हैं या स्टार पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो हमारा जो सौर मंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है। तो ये ग्रह कौन से हैं और इनका क्रम जो है सूर्य से दिखाया गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर सूर्य है, यहाँ पर अगर सूर्य है तो जो ग्रहों का क्रम है वो इस प्रकार से, सबसे पहला ग्रह जो है वो बुध है, उसके बाद ये फर्स्ट है, मतलब इधर को हम दूरी बढ़ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो पहले नंबर पे बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, चौथे नंबर पे मंगल है, पाँचवें नंबर पे बृहस्पति है, छठे नंबर पे शनि है, सातवें नंबर पे अरुण है, आठवें नंबर पे वरुण है, और अभी कुछ समय पहले तक 2006 तक यम जो था वो नवा ग्रह होता था हमारे सौरमंडल का। लेकिन हमने यहाँ स्टार लगाया है, इसका मतलब ये है कि यम जो है उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह की संज्ञा दे दी गई है, क्योंकि ये आकार में काफ़ी छोटा है, ये इतना बड़ा नहीं है कि इसको संपूर्ण ग्रह माना जाए। इसलिए इसको IAC की मीटिंग हुई थी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो IAU है ये, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इसकी मीटिंग में इसको बौना ग्रह डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एक बार सेम चीज़ हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इनके जो नाम हैं। तो ये जैसे सन है यहाँ पर, तो सन से जो प्लैनेट्स हैं, जैसे बुध है इसको मरकरी बोलते हैं, ये मरकरी है। सेकंड वीनस है, थर्ड अर्थ है, फोर्थ पे मार्स है, फिफ्थ वाले को हम जुपिटर बोलते हैं, जिसको हमने हिंदी में बृहस्पति बोला है। फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है 7वें नंबर पर, फिर 8वें नंबर पर नेपच्यून है। तो नेपच्यून यानी वरुण, यूरेनस अरुण, सैटर्न जो है वो शनि है, जुपिटर जो है वो बृहस्पति है, मार्स हम मंगल ग्रह को बोलते हैं, पृथ्वी अर्थ, शुक्र वीनस, बुध को मरकरी बोलते हैं। ठीक, तो प्लूटो यानी जो हमारा सबसे लास्ट में यम था इसको हम प्लूटो बोलते हैं, और ड्वार्फ प्लैनेट्स इसको 2006 में डिक्लेयर कर दिया गया था। IAU है यहाँ पर ये। ठीक, इस डायग्राम से आपको थोड़ी सी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी जो मैं भी आप लोगों को बता रहा था। तो इसमें देखिए, ये आपको जो सेंटर में दिखाई दे रहा है ये हमारा सन है। ठीक है, बर्निंग है, एक तरीके से जल रहा है, ये हमारा सन है। इसके बाद अब ये जो ग्रह हम सब लोग देख रहे हैं वो सारे क्या हैं, कुछ विशेष पाथ में सूर्य की तरफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये लाइनें से बनी हुई दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो लाइन हम देख रहे हैं इस तरीके से, ये क्या है, ये इसका पाथ है, इसका रास्ता है। और जो सन है, सन सेंटर में रहता है और इसके चारों तरफ इस तरीके से ग्रह जो है वो एक पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो इसके चारों तरफ का पाथ होता है ये इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल को हिंदी में हम बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार, ये हम इलिप्टिकल पाथ को हिंदी में दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। तो जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में, ये पाथ को हम कक्षा भी बोलते हैं, अपनी कक्षा में जो कि दीर्घ वृत्ताकार होती है उसमें चक्कर लगाते हैं। तो सबसे करीब का जो है ये मरकरी हम देख रहे हैं यहाँ पर, मरकरी। उसके बाद थोड़ा सा दूरी पर क्या है, वीनस है, यहाँ मरकरी है, ये वीनस हम देख रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका अर्थ है। अर्थ के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्स है। तो अब 4 ग्रह हमने देख लिए। इसके बाद हमें ये छोटे छोटे ऐसे करके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लू नहीं है, रेड देखते हैं, ये छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये सब क्या है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये एस्टेरॉयड की बेल्ट है। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, ग्रहों के ही टूटे हुए भाग होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं या एस्टेरॉयड बेल्ट, ये शब्द प्रयोग करते हैं हम इसके लिए। ये इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब एस्टेरॉयड बेल्ट के आगे आपके जो 4 ग्रह हैं वो यहाँ से है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न अपनी कक्षा में घूम रहा है, फिर यूरेनस और नेपच्यून। ये टोटल 8 ग्रह हो गए। प्लूटो जो है इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए हम अपने इसको सौरमंडल का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो हमारे सौरमंडल में क्या कौन कौन सी चीज़ें हो गई, सबसे पहला बुध सूर्य हो गया, यानी कि स्टार है हमारे सौरमंडल का। दूसरा बुध ग्रह है, उसके बाद यहाँ पर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह की पड़ी है जिसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट बोल रहे थे, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है,
फिर यूरेनस है और फिर यहाँ पर लास्ट में हम नेपच्यून देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में हमें दिखाई दे रहा होगा एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। ये दरअसल क्या है, ये डिस्टेंस है, सूर्य से दूरी जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है और इसमें इन्होंने मिलियन किलोमीटर में डिस्टेंस लिखी हुई है। ये दूरी जो है वो मिलियन किलोमीटर में है, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये मिलियन किलोमीटर में यहाँ पे यूनिट लिया है इन्होंने दूरी नापने की। तो बुध जो है वो कितना है, बुध 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, 58 मिलियन किलोमीटर है। ऐसे ही शुक्र जो है वो 108 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे सूर्य से। और मंगल ग्रह 228 मिलियन किलोमीटर है। ऐसे ही 748 आपको जुपिटर लिखा हुआ है। यहाँ पर सैटर्न के लिए 1427 लिखा हुआ है और यूरेनस जो है वो लगभग 3000 के आसपास पहुँच गया। नेपच्यून जो है वो 4000 से भी ज़्यादा है, 4496 मिलियन किलोमीटर जो है उसकी दूरी है सन से। अब थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं इसका, तो इस डायग्राम से हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं बर्निंग सन है, जिससे सन हीट और लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। यहाँ से आपको थोड़ा फील भी आ रहा होगा कि यहाँ स्टार्टिंग के ये 4 प्लैनेट्स जो हैं वो आपको दिख रहा होगा साइज़ में काफ़ी छोटे हैं। ये सारे जो हैं वो कहलाते हैं इनर प्लैनेट्स, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। ये हैं इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह, या इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी इनको कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो यहाँ मैंने सेपरेट लिख दिया, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या आंतरिक ग्रह। दूसरे आपके आउटर प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स या बाहरी ग्रह। तो ये इनर प्लैनेट्स हो गए। बाहर के ये प्लैनेट्स आप देख रहे हैं 4 प्लैनेट्स, ये सब कहलाते हैं आउटर प्लैनेट्स या इनको बाहरी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इनका एक दूसरा नाम है, इनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा मैंने लिखा था जोवियन प्लैनेट्स। तो जोवियन प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स ये ग्रह जो है ये जुपिटर है। तो जोवियन का मतलब होता है जुपिटर के जैसे, यानी जुपिटर जैसे, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स जो हैं वो सारे जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो इनर प्लैनेट्स जो हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये सारे रॉकी होते हैं। ठीक है, साइज में छोटे होते हैं और रॉकी होते हैं, और ये स्मॉल होते हैं। सेकंड क्या है, ये स्मॉल होते हैं, यानी ये छोटे होते हैं और चट्टानी होते हैं, चट्टानों से बने हुए होते हैं और काफ़ी छोटे होते हैं ये। अब ये इसके उलट ये वाले जो ग्रह हम देख रहे हैं बाहर की तरफ जो हैं, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, यानी ये साइज़ में जो हैं वो बिग साइज़ के होते हैं ये। ठीक है, लार्ज प्लैनेट्स हैं ये सारे, इसको हम लिखेंगे ये लार्ज प्लैनेट। दूसरे क्या हैं, ये गैस जाइंट हैं, ये गैस जाइंट हैं। तो ये वाले प्लैनेट जो हम देख रहे हैं चारों, ये गैस के बने होते हैं, और ये जो इनर प्लैनेट्स हैं ये सारे चट्टानों के बने होते हैं। ठीक है, ये भी हम रीज़न देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि अंदर के प्लैनेट जो हैं वो ठोस होते हैं, बाहर के प्लैनेट जो हैं वो गैसों के बने होते हैं। इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो गैसियस होता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इनके अंदर आप देखेंगे तो छोटा सा एक सॉलिड कोर हमें देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं कोर। अंदर के हिस्से में जो है ये पूरे के पूरे ग्रह जो होते हैं वो एक कोर की तरह ही होते हैं, यानी बहुत सॉलिड होते हैं। इन सारे ग्रहों में जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, यानी इसका जो वातावरण है वहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर लाइफ होती है, बाकी किसी पर भी जीवन नहीं है। तो इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला ग्रह इसके पास में है वो है आपका बुध। ठीक है, यह मरकरी। तो जब ये सूर्य से बहुत अधिक पास भी है, यानी इसकी जो है दूरी जो है काफ़ी कम है, वैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर जो हीट है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है इसका एनवायरनमेंट। उसके बाद दूसरा जो ग्रह इसके बाद मरकरी के बाद जो है वीनस, वो भी क्या है सूर्य के करीबी है। यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ग्रह। तो इस पर भी जो क्या होता है टेम्परेचर दिन के समय भी अगर आप देखेंगे तो 150 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, 200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने तापमान पे जीवन का रहना संभव नहीं है, और जितना भी इनके पास वाटर होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब तीसरा नंबर पे हम ग्रह देखते हैं जो दूरी में थर्ड नंबर पे, वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी की जो दूरी है वो एक मीडियम दूरी है, यानी यहाँ पर क्या होता है, इस दूरी पर यहाँ का टेम्परेचर, अब दिन के समय जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ता है, और रात के समय इसके पास वाले ग्रह भी जो हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है, यानी कम हो जाता है। तो दिन के समय यह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात के समय टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है।
जबकि पृथ्वी पर क्या होता है, दिन के समय टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता है और रात के समय टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं घट पाता है। इसके दो कारण होते हैं, एक तो इसकी दूरी है जो कि सूर्य से है, दूसरा होता है इसके आसपास जो है वो एनवायरनमेंट, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, वो थोड़ा सा हीट को जो है वो ट्रैप करके रखती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसके माध्यम से यहाँ का तापमान जो है वो निरंतर बना रहता है और यहाँ पर जीवन संभव हो पाया। अब इसके आगे वाले ग्रहों पर अगर हम आएँ, जैसे इसके बाद ये मंगल ग्रह है, यहाँ पर मार्स, फिर जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो इधर क्या है, यहाँ दूरी बहुत ज़्यादा हो गई, सूर्य से दूरी जो है इनकी वो काफ़ी अधिक है, तो इस वजह से यहाँ पर सफिशिएंट हीट नहीं होती है, तो इनका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ये बहुत ठंडे रहते हैं। और इवन अगर आप ये वाले ग्रह देखें लास्ट वाले, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे ग्रह रहते हैं, इन पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा तो भी जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी जो है उसकी एक मॉडरेट दूरी है जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव है। हालांकि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि मार्स जो ग्रह है चौथे नंबर पे, उसमें भी पानी के कुछ संकेत मिले हैं कि यहाँ पर वाटर है, तो लेकिन अभी वो किस फॉर्म में है और किस हद तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी रिसर्च की डोमेन में आती हैं। तो एक बार फिर से हम नाम देखते हैं। ये वाला जो है सबसे पहला वाला ग्रह जो है ये है मरकरी, ठीक है, फिर है वीनस, थर्ड है अर्थ, फिर मार्स, ये जुपिटर, ये वाला सैटर्न, ये यूरेनस और ये नेपच्यून। वीनस और अर्थ जो है ये दोनों प्लैनेट्स आप देख रहे हैं साइज में लगभग एक जैसे हैं या एक बराबर हैं, तो इनको ट्विन्स ग्रह भी कहा जाता है, यानी जो पृथ्वी का ट्विन्स भी कहा जाता है। ये जो वीनस है ये पृथ्वी जैसा ही है, तो इसलिए इसको ट्विन्स भी बोलते हैं। जो हमारा जोवियन है ये वाला प्लैनेट जो है ये पूरे ग्रह का, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का जो है वो जुपिटर है। उसके बाद सैटर्न ग्रह के आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये एक इस तरीके से आपको बेल्ट सी दिखाई दे रही है, ये बहुत सारे क्या हैं इसके ऊपर को रिंग्स बोला जाता है, यानी सैटर्न के जो है आसपास हमें रिंग्स देखने को मिलते हैं। तो इकलौता ग्रह है सैटर्न जिसके चारों तरफ आप ये देख रहे हैं इस तरीके की आकृति। अब ये फैक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए जो अभी हमने बात की थी कि रॉकी और स्मॉल होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो लार्ज एंड गैसियस होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सॉलिड कोर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक सॉलिड कोर यानी एक ठोस कोर जो है वो यहाँ पर होता है, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी छोटा होता है। तो अब हमने सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, अपने बेसिक चीज़ें जो हमें यहाँ पे सोलर सिस्टम या सौर मंडल में हमें देखने को मिली। तो हमारे पास सौर मंडल में हमने देखा कि एक तो सन हमें मिला कि सौर मंडल में सन होता है। उसके बाद इसके अलावा प्लैनेट्स हमने देखे, प्लैनेट्स होते हैं, इसको हम सूर्य बोलते हैं, प्लैनेट्स ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद उपग्रह होते हैं, मून हमने देखा, सैटेलाइट या उपग्रह होते हैं। तो सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इसके अलावा कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे एस्टेरॉइड्स भी होते हैं जो हम देखते हैं, और मीटेरॉइड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, मीटेरॉइड्स ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। तो ये आपकी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो हमें सोलर सिस्टम में देखने को मिलती हैं। अब इसमें जो सन होता है वो सोलर सिस्टम या सौर मंडल का क्या है, हेड होता है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं सरदार होता है, ये हमारे परिवार का जो हेड होता है ना, उसी तरीके से। तो ये जो शब्द है सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में एक शब्द हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है इसका फर्स्ट वर्ड सोल। तो जो सोल वर्ड जो है ये रोमन माइथोलॉजी में एक्चुअली क्या है, सन गॉड के लिए प्रयोग होता है। सन गॉड को जो है हम रोमन माइथोलॉजी में सोल बोलते हैं, इसीलिए जो सन है उसको फैमिली का हेड माना जाता है। उसके बाद सेकंड हमने प्लैनेट्स देखा था, ग्रह, तो 8 ग्रह की बात हमने की थी। कौन कौन से थे वो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी बुध शुक्र बृहस्पति, बुध शुक्र बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, सॉरी एक बार मैं इसको लिखता हूँ, बुध सबसे पहला बुध है, फिर दूसरा शुक्र है, फिर है पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल, उसके बाद बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे पूरे सौरमंडल का, उसके बाद बृहस्पति, शनि, उसके बाद
अरुण और फिर वरुण। जो यम है वो नहीं है। तो ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। इसमें हम जो अर्थ की बात कर रहे हैं जिस पर हम रहते हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे। तो ये सीरीज में देखें तो तीसरा जो है आपका थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ सन का। और इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी स्पेशल होती है। इसे हम जो अर्थ की शेप है उसे जियोइड नाम देते हैं। यानी अर्थ जो है वो जियोइड शेप का होता है। ठीक है, ये आकृति उसकी होती है। जियोइड आकृति किस तरीके की होती है? मान लीजिए एक सर्किल लें हम पूरा यहाँ पर इस तरीके से। अब इस सर्किल के जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स हैं इसको हम कंप्रेस कर दें, यहाँ से दबा दें, और इधर से जो है थोड़ा सा हम बाहर की तरफ निकाल दें, यानी ऊपर से दबाएं और साइडों से थोड़ा फैला दें। तो क्या होगा, ये इस तरीके की शेप हो जाएगी थोड़ी सी। तो थोड़ा सा वैसे ड्रॉ करता हूँ मैं, ये इस तरीके की शेप हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड हो जाएगी। ये वाला डाया जो है वो छोटा हो जाएगा और ये वाला जो इसके डाया है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन साइड में बोलते हैं बल्जिंग। इंग्लिश में एक टर्म आता है कि ये बल्ज कर रहे हैं, बल्जिंग। बल्ज साइड्स है इसकी। ठीक है, बल्ज साइड है, उभरी हुई इसकी साइड है। तो ये शेप जो है वो जियोइड कहलाती है। तो अब अगर इसके पोल होते हैं, हमने देखा नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, तो वो थोड़ा सा दबे हुए होते हैं। उनकी जो दूरी है वो थोड़ी कम होती है और इक्वेटर की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है सीजन्स वगैरह पे। वो सारी चीज़ें हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। अब जो थर्ड सेलेस्टियल बॉडी थी वो था आपका मून। ठीक है, यानी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। जो सैटेलाइट होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है नेचुरल सैटेलाइट, यानी जो प्राकृतिक होती है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, यानी इसको हम मैन मेड भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक, जो नेचुरल सैटेलाइट होती है उसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा मून है या जो चंद्रमा है वो क्या है, एक एक नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए एडूसैट जो है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट है। दूसरा एक इनसैट है, वो भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। IRS है, ये भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये सारी क्या है, मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, चंद्रमा। तो जो मून है या जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर, ये अगर हमारी अर्थ है, इस तरीके से वो चक्कर लगाता है। ठीक है, ये क्या होगा, वो मून होगा। ये पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से घूमता रहता है अपनी ऑर्बिट में। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें देखें। सबसे पहली चीज़, सन के जो मून होता है उसके पास अपनी लाइट और अपनी हीट नहीं होती है। सूर्य की रोशनी जो है वो इसके ऊपर पड़ती है। मैं यहाँ पर अगर सन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी जो है वो इसके ऊपर पड़ती है और उस लाइट से ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो इसके पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती है। और इसका डाया की अगर हम बात करें, जो चंद्रमा है उसका डायमीटर जो है वो पृथ्वी के डायमीटर का क्या है, 1/4 है। पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है, 1/4 है। जबकि सूरज जो है वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी वो हमें छोटा दिखाई पड़ता है। उसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास में है और सूरज जो है वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है। दूरी की अगर हम चंद्रमा की बात करें तो ये 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपकी अर्थ और मून के बीच में। ये वाली दूरी जो है अर्थ और मून के बीच की, इसके सेंटर से लेते हैं दूरी ये, तो अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर की। जबकि हमने देखा था कि जो सन था, यानी सन की और जो अर्थ थी, इसके बीच की दूरी हमने देखी थी 150 मिलियन किलोमीटर की आसपास जो था इसकी दूरी थी। 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच में। जबकि ये क्या है, कुल 3 लाख किलोमीटर की दूरी है। 1 मिलियन जो होता है उसमें 10 लाख होते हैं, 10 लाख के बराबर होता है। ठीक, और ये 150 मिलियन है और यहाँ पर ये कुल 3 लाख है। ठीक, तो कितनी ज़्यादा दूरी है। अब दो टर्म हमने और अभी बात की थी, एक एस्ट्रॉइड्स की जिसे हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, और दूसरा मीटरॉइड्स की, या जो उल्का पिंड कहलाते हैं। जो एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और ये मार्स ग्रह जो हमने देखा था, मार्स के यानी मंगल ग्रह जो था, और इसके बाद जुपिटर या बृहस्पति के बीच में हमने इनको देखा था। बृहस्पति,
इन दोनों के बीच वाला जो स्थान है ये, यहाँ पर आपके एस्ट्रॉयड होते हैं। ठीक, तो एस्ट्रॉयड कहाँ होते हैं? मार्स, मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह, इसके बीच में जो होते हैं वो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। ठीक, और ये एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि काफ़ी समय पहले ये पार्ट ऑफ द प्लानिट थे, यानी ये ग्रहों के टुकड़े हैं, ग्रहों के ये टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े पहले कभी टूट गए थे, वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, वही है। दूसरा मीटेरॉइड्स की बात हम कर रहे थे, या उल्का पिंड की बात हमने की थी। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? ये चट्टानों के, ये जो रॉक्स होती हैं उनके छोटे छोटे पिंड होते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के चारों तरफ जो क्या है घूम रहे हैं इस तरीके से। तो ये कई बार क्या होता है, घूमते 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 घूमते, जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके ये सन है हमारे बीच में, और उसके आसपास ये ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो इसके ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक ग्रह जो क्या होगा, पृथ्वी भी होगी हमारी, ये ग्रह पृथ्वी है, इसके चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो उल्का पिंड होते हैं या चट्टानें जो होती हैं ये पृथ्वी की तरफ आने का प्रयास करते हैं। ये हमारी अर्थ है मान लीजिए, तो ये क्या है, उल्का पिंड यहाँ से जो है वो पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बहुत हाई वेलोसिटी से जो है अर्थ की तरफ आ रहा है। तो अर्थ के बाद हमने देखा एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है, तो घर्षण के कारण जब चट्टान यहाँ पे आती है, तो इसको मैं थोड़ा डायग्राम दूसरा ऐसे बना रहा हूँ, ये मैं बना देता हूँ अर्थ, यहाँ पर ये हमारी अर्थ है और ये उसके आसपास का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। ठीक, अब यहाँ से एक उल्का पिंड जो है वो आ रहा है, यहाँ से इस तरीके से आ रहा है। अब जैसे ये एनवायरनमेंट में ऐसे एंट्री करता है और इधर की तरफ आने की हाई स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच में फ्रिक्शन होता है। यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसें होती हैं, गैसों में ये गुजर के जाता है, तो इसके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। पत्थर है, अब तेज़ी से आप अपना हाथ हवा में अगर हिलाएंगे तो क्या आपको थोड़ा सा फील होता है प्रेशर, तो एयर की वजह से होता है। तो यहाँ घर्षण के कारण क्या होता है, ये बर्न होने लगता है। उल्का पिंड जो पृथ्वी की तरफ आता है, यहाँ पे क्या होता है, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग होने लगती है, जलने लगता है ये, जिसकी वजह से आप देखते हैं एक बहुत इस प्रकार से आपको लाइट सी चमकती हुई दिखाई देती है और ये ऐसे गिर रहा है। कई बार टूटता हुआ तारा हम बोलते हैं लोग कि तारा टूट रहा है, वो तारा टूट जो क्या होता है, वो तारा नहीं होता है एक्चुअली, वो मीटेरॉइड्स होता है, उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। लेकिन पृथ्वी के आसपास का जो एटमॉस्फेयर या वातावरण होने के कारण वो उसमें एक बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमें कोई हानि नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, तो अर्थ की सरफेस पर गिरता है। जब अर्थ की सरफेस पर गिरता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक गड्ढा सा बन जाता है, एक क्रैटर क्रिएट हो जाता है। और इन उल्कापिंड जो हैं जो पृथ्वी पर गिरते हैं उनका अध्ययन किया जाता है बहुत सारी पुरानी जानकारी जुटाने के लिए। तो ये आज की थोड़ी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, बेसिक सी चीज़ थी। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने सबसे पहले देखा कि एक ग्रह होता है, यानी यहाँ पर जो है हम हैं, अगर हम कंसिडर करें वी, हम यहाँ पर हैं इसके अंदर, और हमारे चारों तरफ जो है हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे चारों तरफ हम कहाँ रहते हैं, एक तरीके से अर्थ पर रहते हैं। तो ये अर्थ है यानी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी जो है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सोलर सिस्टम जो है वो उसका एक हिस्सा है। इस तरीके के बहुत सारे सोलर सिस्टम जो है वो मिलकर, स्टार वगैरह जो है सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक गैलेक्सी बनाते हैं, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं वो मिलकर सारा क्या है, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की है सब्जेक्ट के साथ। अभी आने वाली क्लासेस में जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को समझेंगे कि जो अर्थ ग्रह है उसके अर्थ के बारे में, और बाकी चीज़ें जो हैं उसको हम देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।